Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, welcome to Edurise India. So students, हम लोग आज यहाँ पर आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है? ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट्स एनटीएससी लेवल 1 के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो हम लोग पहले एनटीएससी स्टेज 1 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है हम लोग पहले वो कवर करेंगे, ठीक है? लाइक जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं एनटीएससी स्टेज 1 में लगातार वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो भी एनटीएससी एग्जाम होता है या फिर कोई भी एग्जाम हो उसका एक सर्टेन फिक्स पैटर्न होता है। जो भी बच्चे होते हैं उसको पहचान नहीं पाते और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए सबसे पहला जो चैप्टर लेकर आया हूं जिससे आपके 3 to 4 क्वेश्चंस हर एक साल एनटीएससी स्टेज 1 में आता है, और एनटीएससी स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल काफी इजी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग जो कवर करेंगे फिजिक्स में वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये क्लास 10 का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है? तो इससे आपका 3 to 4 क्वेश्चंस हर एक साल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसा आप लोगों को पता है कि 12 क्वेश्चंस आपके 12 to 13 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है और आपका 12 क्वेश्चन ही बायोलॉजी से रहता है। तो आपका 13 to 14 क्वेश्चन फिजिक्स में किस तरह से पूछेगा उसके लिए हम लोग आज आए हुए हैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आता है। तो आज हम लोग थ्योरी नहीं देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे थ्योरी पे, ठीक है? हम लोग क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है, अगर हम लोग थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पर जाएंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है? अब इसके लिए एक थ्योरी आता है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? अब जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़े होंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वही ये क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है? इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को जरूर देखे होंगे। क्वांटाइजेशन चार्ज में Q इक्वल टू NE, ठीक है? जहां पर आपका जो Q है वो क्या है स्टूडेंट्स? तो चार्ज है, N क्या है बाबू? ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपका जो N होता है वो इंटीजर होता है, और E क्या है? तो E है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है? तो किसी भी बॉडी पर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे बड़ा डेफिनेशन ये है कि किसी बॉडी पर जो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, ठीक है? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब सबसे छोटा चार्ज क्या है? E है, ठीक है? और जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसमें होता है? इंटीग्रल मल्टीपल में। दैट मींस आपका किसी बॉडी पर चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, ठीक है? या फिर -E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3 हो सकता है। कहीं पर भी आपको चार्ज फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। दैट मींस आपका E/2 इज नॉट पॉसिबल, E/3 इज नॉट पॉसिबल और -E/2 इज नॉट पॉसिबल। जहां पर भी होगा बाबू तो इंटीजर में चार्ज आता है किसी भी बॉडी पर, वो या तो E हो या तो 100E हो या तो 1000E हो, जहां पर होगा वो इंटीजर में होगा। तो ये दिमाग में आपको डाल लेना है, इसीलिए आपका ये फॉर्मूला क्या आया? Q इक्वल टू NE, ठीक है? तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, और पूछ सकता है कि दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, सो बता दो कि उस बॉडी पर चार्ज कितना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट मींस अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ दिस चार्ज क्वांटाइजेशन का हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो Q इक्वल टू NE हम लोगों ने यूज करा। तो यहाँ पर Q क्या दे रखा है? Q दे रखा है 1 कूलम एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अच्छा, अब ये चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है? तो E का वैल्यू क्या हो गया? 1.6 into
10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आई होप कि आप लोग को चार्ज का एसआई यूनिट पता होगा, ठीक है। चार्ज का क्या क्या एसआई यूनिट होता है, एक होता है कूलम, और आपने करंट के डेफिनेशन में पढ़ा होगा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। नहीं, आपको क्या होता है, करंट क्या होता है, आई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो Q है यहां से आपको क्या मिल गया, I into T, दैट मींस Q इक्वल टू IT हो गया। और इस फॉर्मूले में I का क्या होता है, करंट का, अगर आप लोग जानते होंगे तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। दैट मींस चार्ज का एक दूसरा ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकंड, और आपका कूलम भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूज करना है Q इक्वल टू NE, E का वैल्यू कितना हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। अब यहाँ से आपका N मिल गया स्टूडेंट्स 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19। अब 1 by 1.6 जो होता है 0.625 into 10 to the power 19, ठीक है स्टूडेंट्स। 0.625 और आया 10 to the power 19, तो अगर मैं इस क्वांटिटी में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं और 10 से डिवाइड करूं, देखो क्या हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 by 1 आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.625 में अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25, और ये 10 to the power 19 है और डिनोमिनेटर में 10 है, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 10 to the power 18। तो तुम देखो बाबू 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 6.25 into 10 to the power 18। तो योर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन करेक्ट इज सी। अब देखो बाबू स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि जो 1 कूलम चार्ज होता है वो बहुत बड़ा यूनिट है। आप देख ही रहे हो कि 1 कूलम चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है मिली कूलम में या माइक्रो कूलम में चार्ज दिया हो, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स मिली कूलम में या फिर माइक्रो कूलम में, तो आप ये याद रखना कि 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम। देखो जहां पर भी मिली आएगा तो क्या लेकर आएगा 10 टू द पावर -3, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहां पर भी आपका माइक्रो आएगा वो क्या लेकर आएगा 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपका कहीं कहीं मतलब आप एनसीईआरटी में ही देखोगे तो वो कूलम में दिया रहता है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे तो आपको मिली कूलम या फिर माइक्रो कूलम में चार्ज दिया रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग एकदम पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा थ्योरी क्या था इसके बेसिक में, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था। ये जो चार्ज होता है नेचर में क्या रहता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। दैट मींस किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है। और इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को केवल अपना क्वेश्चन के पीछे थ्योरी क्या है यही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग 2 साल से तो पढ़ाई कर ही रहे हो एनटीएससी के लिए, जो भी सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बस वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एनटीएससी स्टेज 1 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यही क्वेश्चंस आपको ओरिजिनल पेपर में मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ एनटीएससी स्टेज 1 में आ चुका है, मतलब कि ये आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ और गुजरात में इस बार आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आपके बहुत पहले भी आए हुए हैं, बिहार में भी इस बार आने का ये संभावना ज्यादा है। हो सकता है यहाँ पर 1 कूलम की जगह 10 कूलम हो या 100 कूलम हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, two charged bodies having equal potential are connected through a conducting wire, ठीक है। 2 चार्ज बॉडी है जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। इन दिस केस करंट विल फ्लो, नॉट फ्लो, cannot say current will flow if a resistance is connected, if a resistance is connected, इसको कनेक्ट कर लो, if a resistance is connected। अब आपको ये बताओ, जैसे हम लोगों ने बेसिक अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि करंट के फ्लो के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है, ठीक है। मतलब 2 चार्ज बॉडी सेम पोटेंशियल पर होगा, दैट मींस उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। अगर 2 बॉडी सेम पोटेंशियल पर है दैट मींस वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो करंट कहां से होगा, इसलिए ऑप्शन विल बी बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और ये भी क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछ चुका है और हायर चांसेस है कि इस बार एनटीएससी स्टेज 1 में भी आए। सो स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 3 to 4 क्वेश्चंस कैरी करता है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके एनटीएससी स्टेज 1 में। आप देख रहे हो कि 13 क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा कि आप इस चैप्टर को काफी अच्छे से कर जाना, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो सारे बच्चों को करना चाहिए। और आई थिंक फर्स्ट वाला तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, ये एमीटर के लिए यूज होता है। दिस इज फॉर सेल, ठीक है। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज सी। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, एनटीएससी किसी और स्टेट में आ चुका है। जैसा आपको पता है कि एनटीएससी स्टेज 1 जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कंडक्ट कराई जाती है। लाइक आप बिहार में तो आपके लिए कॉल कराएगा एससीईआरटी बिहार। तो ये जो क्वेश्चन है बिहार में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में आ चुका है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If R is the resistance, I is the current flowing, and V is the potential difference across a conductor at constant temperature. This is very important. इसने क्या बोला है? At constant temperature. Then Ohm's law is I equal to VR, R equal to VI, V equal to IR, and option D is V equal to I square R. आपको पता है कि Ohm's law क्या होता है? V equal to IR. आपने पढ़ा है ना? ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? जब आपका जो फिजिकल कंडीशंस हो या फिर टेम्परेचर हो क्या हो? कांस्टेंट हो, तब जाके आप ओम्स लॉ देखते हो। और आपने पढ़ा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब आप वो साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर क्या है? ये ओम्स लॉ है। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा एनटीएससी स्टेज 1 में आ सकता है, ठीक है। So moving to the next question. देखो बाबू, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या दिया हुआ है? If the ammeter in the given circuit reads 2 ampere, what is the value of resistance? The resistance of ammeter is negligible. देखो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या बोला इसने कि लेकर मत चलो, ठीक है। सो इस सर्किट में तुम्हारे को पूछ रखा है कि ये R का वैल्यू क्या होगा अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और इस एमीटर में कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पीयर। ये पूरे सर्किट में करंट कितना है बाबू? 2 एम्पीयर आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन में देखो कि आपने अगर थोड़ा सा पढ़ाई किया हो क्लास 10th में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सीरीज कनेक्शन में, मैं अगले स्लाइड बता रहा हूं, सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। अगर आपके n रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं किसी सर्किट में, तो अगर वो सारे सीरीज में है, सीरीज और पैरेलल का बेसिक तुम समझ लो क्या है। मान लो कि ये रजिस्टर्स देख लो, आप एक बार ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों रजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे? मान लो कि ये V है, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हें पता है, आप अगर पढ़े हो कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करता है? फ्लो करता है। दैट मींस करंट आपका यहां से फ्लो करके इधर आएगा, ठीक है। दैट मींस ये आपका अगर रजिस्टर R1 है और ये आपका रेजिस्टेंस R2 है, तो आप देखो करंट के फ्लो के लिए क्या ज्यादा रास्ता है? क्या यहां से करंट निकला और यहां पर पहुंचा, फिर आगे निकला, फिर यहां पहुंचा। दैट मींस करंट के फ्लो के लिए यहां पर केवल एक पाथ अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा बात आप याद रखना कि सीरीज कनेक्शन में करंट के फ्लो के लिए बस एक पाथ रहता है। और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखो, पैरेलली अगर आप देखे होंगे कि R1 है ये वाला एंड दिस इज योर R2 फॉर पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में अगर आप देखो कि यहाँ पर आपने हायर पोटेंशियल को कनेक्ट करा है और यहाँ से अगर करंट स्टार्ट हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा इसको दिखेगा दो पाथ, करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ दिखेगा। तो यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। अब ये करंट किधर ज्यादा जाएगा वो डिपेंड करता है ये R1 और R2 पर। जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां उसके क्रॉस करंट कितना जाएगा बताओ? उसके क्रॉस करंट कितना जाएगा? तो करंट कम जाएगा, क्योंकि पता है आपको V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। अगर पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, दैट मींस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मींस इस केस में अगर R1 ज्यादा होगा, इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो भी क्या होगा? कम होगा। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? यहां से ज्यादा फ्लो करेगा। अब इस केस में देखो, इस केस में आपका करंट क्या हो रहा है? सेम फ्लो कर रहा है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो ये V1 है और ये मान लो V2 है।
यहाँ बोलोगे कि कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2, और यहाँ पर क्या बोलोगे, अगर सेल का पोटेंशियल V है तो ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मान लो ये R1 है, इसके अक्रॉस भी V रहा, और ये R2 है, इसके अक्रॉस भी क्या रहा, V। यहाँ पर तुम बोलोगे कि कैपिटल I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। दैट मींस आपने ये पढ़ा कि सीरीज कनेक्शन में आपका ऑल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पैरेलल कनेक्शन में आपका पोटेंशियल सेम होता है और करंट आपका अलग अलग होता है, प्रोवाइडेड ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के हैं। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, दोनों के क्रॉस सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो आपका बेसिक मैंने बता दिया, ये बेसिक क्या है आपका सीरीज और पैरेलल का। अब मैं इसको इमिट कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब मैं ये बात करता हूं कि सीरीज कनेक्शन में आपका R जो होता है, R इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली बात यहां से आपसे पूछी जाती है कि सपोज बाबू कि स्टूडेंट्स की R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, जो R इक्विवेलेंट होगा सीरीज वाले में वो ग्रेटर देन R1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सीरीज कनेक्शन में सपोज करो कि R1 आपका 8 ओम है, R2 आपका 7 ओम है और R3 क्या है, 6 ओम है, और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। देन इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 21 ओम। और R इक्विवेलेंट देखो इन तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8 ओम, इससे भी ग्रेटेस्ट है स्टूडेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका R इफेक्टिव होगा सीरीज के केस में वो इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा। ठीक है, सीरीज के केस में जो आपका R इक्विवेलेंट होगा वो इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा। इस केस में आप देखे थे कि तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में और तीनों रेजिस्टेंस में R1 की वैल्यू ज्यादा थी, तो इनको अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट करा तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आया उसका जो वैल्यू है वो R1 से भी ज्यादा आ गया। ठीक है, सेकंड बात, सेकंड क्या है, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सारे वैल्यू अगर R के बराबर हो जाए, सपोज करो, ठीक है, तो अगर दो रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है और उनका वैल्यू सेम है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। इफ थ्री रेजिस्टेंस आर गिवन देन 3R। तो सिमिलरली अगर n रेजिस्टेंसेस है और उनका वैल्यू सेम है, दैट मींस R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, NR। क्या आ जाएगा, NR, where n is number of resistances. If there will be two resistances of equal value then R equivalent is NR। ठीक है, 2R सॉरी, अगर 3 रहेगा तो 3R, 4 रहेगा तो 4R, वैसे ही n रहा तो NR। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख लें। सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का वो होता है for parallel combination 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot। ठीक है, मैंने बताया था कि पैरेलल के लिए आपका पोटेंशियल सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, प्रोवाइडेड कि हर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, अब आते हैं अगर बाबू क्वेश्चन में you know कि R1 equal to R2 equal to R3 equal to R, और ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप याद रखना कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा कैपिटल R by N, कैपिटल R by N, और सीरीज में क्या था, ये NR हो गया। ये सब कैसे हुआ, तो आपको R इक्विवेलेंट इज R1 R2 by में R1 plus R2। Suppose two resistances are given in circuit, then you can find this value of R equivalent। Suppose करो मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ बच्चों को, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2। Here LCM is R1 R2 and this is R1 plus R2। सही है, अब 1 by R equivalent का वैल्यू ये हो गया, तो R equivalent का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई में R1 प्लस R2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि दो रेजिस्टेंस जब दिए हो अलग अलग वैल्यू के तो
आप ये वैल्यू याद रखना आर इक्विवेलेंट का या फिर आर इफेक्टिव का क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ठीक है। तो मैंने ये बोला कि अगर R1 और R2 बराबर हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये R स्क्वायर हो गया और बाई में 2R हो गया, तो एक R और एक R कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R बाई 2। अगर यहाँ पर 3 रहा तो हो जाता R बाई 3। तो वैसे अगर n रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं तो क्या हो जाएगा R इफेक्टिव R बाई n। सही है। सो स्टूडेंट्स आप एक और देखिए इसमें क्या केस होता है। सपोज जैसे मैंने बताया था उस समय सीरीज के केस में इफ R1 greater than R2 greater than R3, R1 greater than R2 greater than R3, then R equivalent is greater than R1, मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा था तुम्हारा R equivalent का वैल्यू। इस केस में क्या हो जाएगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन R equivalent is less than R3। ये क्या हो गया मतलब वहां पे मैंने बताया था कि R1 R2 R3 R1 सबसे बड़ा था जो R इक्विवेलेंट था वो उससे बड़ा आ गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि R1 greater than R2 greater than R3 then R equivalent is less than lowest individual resistance। वहां पर क्या था greater than greatest individual resistance। यहाँ पर क्या है कि ये R3 से भी छोटा हो जाएगा R equivalent। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि अगर 2 ओम है और 4 ओम दिया हुआ है आपको रेजिस्टेंस ठीक है, या फिर 2 ओम रख लो यहाँ पर 3 ओम रखो और यहाँ पर 9 ओम रखो। सपोज तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन किया गया है यहाँ पर आप लिखोगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। 9 into 3 कितना हो गया 27 और 9 plus 3 कितना हो गया 12। 27 by 12 करोगे तो कितना आ जाएगा ये तकरीबन 2.2 समथिंग 2.2 ओम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2.2 ओम आया। क्या ये 3 और 9 से भी छोटा है? ऑब्वियस है सर, होगा ही होगा। सपोज करो एक और एग्जांपल ले लो कि 3 है 3 ओम है 3 ओम है एंड 3 ओम है। इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा अगर ये पैरेलल में कंबाइंड है? तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल है और वो पैरेलल में कंबाइंड है तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है R by n। R by n is the formula। Here n is what 1 2 3 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपके और तीनों का वैल्यू क्या है सेम है 3 by 3 कितना हो गया ये 1 ओम। ठीक है अगेन आप देख रहे हो अगर तीनों वैल्यू सेम है तो R इक्विवेलेंट उससे भी कम आया कि नहीं आया। तो आप ये याद रखना कि R1 greater than R2 greater than R3 और R4 कुछ भी यहाँ पर कर दो ठीक है। तो अब R इक्विवेलेंट किससे लेस हो जाएगा R4 से। किससे R4 से। मतलब आपको ये देखना है कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस दिया होगा अगर सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करोगे तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। अब फॉर सीरीज अगर सारे रेजिस्टेंस आप देख रहे हो तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा जो सबसे ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू उससे भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है बाबू चलो सो मूविंग टू द आवर दिस स्लाइड। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो हियर आप देखो ये 3 ohm and this 6 ohm are connected in parallel। तो firstly we have to simplify this 3 ohm and 6 ohm। So R equivalent for this one is R1 R2 by R1 plus R2। 6 into 3 is 18 by में 9। So R equivalent is 2 ohm। तो मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों के जगह पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ। ठीक है यहाँ पर मैंने क्या करा 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि 3 ओम और 6 ओम किसमें थे पैरेलल में थे। अब आप ये देखिए अगर यहाँ से करंट निकल रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो यहाँ से करंट निकला अब करंट को बस एक ही पाथ दिखेगा। देखो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फिगर आपको अच्छे से। अब कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा आप बना लोगे और ये सारे क्वेश्चंस एनटीएससी में कभी ना कभी आ चुके हैं और बिहार में क्वेश्चंस बाहर वाले ही कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है एनटीएससी स्टेज 1 के लिए तो मैं एनटीएससी स्टेज 1 के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना कर जाएं। ठीक है पेपर उसी से रहता है। ये सब सारे क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है और ये था तुम्हारा 2 ओम। सही है। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर फ्लो ऑफ करंट हैज ओनली वन पाथ। अगर
करंट यहाँ हायर पोटेंशियल से निकल रहा है इस तरह से, तो करंट को फ्लो के लिए बस एक ही पाथ दिख रहा है। देखो करंट के फ्लो के लिए बस एक ही पाथ दिख रहा है, दैट मींस 2 ohm and r ohm is in series, ठीक है, 2 ohm and r ohm is in series, so r equivalent for this one is, अगर इन दोनों को मैं हटाकर अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर r plus 2 ohm, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ सीरीज को, दिस इज एमीटर, दिस इज 6 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 2 plus r and this is 6 वोल्ट, सही है। सो मैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। तो करंट इज I is 2 एम्पियर, ठीक है, तो इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब लो V equal to IR, I is given as 2 ampere, I is given 2 ampere, I is given 2 ampere and potential is given as 6 volt, and your R is in this case is 2 plus R, 2 plus R. So after solving this, this is cancelled by 3 times, 3 equal to 2 plus R, so R is equal to 1 ohm, R का वैल्यू क्या आ गया 1 ohm, आ रहा है समझ में कैसे किया। यहाँ पर R की जगह R इक्विवेलेंट किया, V दिया था, I दिया था, तो आपसे R की वैल्यू पूछ रहा था सो दैट इस एमीटर से करंट कितना फ्लो करे 2 एम्पीयर। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स्ड प्रॉब्लम था जो कि एनटीएससी स्टेज 1 में आ चुका है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे क्या बोलते हो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि R इसको V इक्वल टू IR था ना, V इक्वल टू IR, यहां से आप बोल सकते हो पोटेंशियल सेम है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, करंट विल बी हाफ, करंट विल बी हाफ, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को लिख लो, आप इस क्वेश्चन को लिख लो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने ये क्वेश्चन करा होगा जब आप रो का वैल्यू लगाते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आप क्या बोलते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। और अगर मैं इस साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट प्लेस करूंगा, वो क्या रहता है R इक्वल टू रो L बाय A, हियर रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज व्हाट रेजिस्टिविटी, और इसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये जो रो वैल्यू है ये आपका डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, अब ये बात याद रखना, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर आपका रो है ये डायमेंशन पर क्या रहता है इंडिपेंडेंट। मतलब मान लो ये मेरा वायर है, ये कंडक्टर वायर है, तो देखो ये एक मटेरियल से बना होगा, अगर मैं इसको हाफ पार्ट में काट दूंगा तो इसका लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसको अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका एरिया तो नहीं होगा, मतलब आप वायर को कट करते हो तो लेंथ आपका डिक्रीज करता है, तो लेंथ डिक्रीज का मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या करूं कंप्रेस करूं, तो कंप्रेस करूंगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ेगा लेकिन लेंथ क्या होगा कम होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, क्यों मटेरियल तो वही है ना, अगर तुम इसको काट दो और तुम ये वाला हिस्सा समझो कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा बचा, अभी भी ये जो पार्ट है आपका ये तो सेम मटेरियल का ही है ना, मान लो दिस इज अ वायर ऑफ कॉपर, ये जो मटेरियल है वो कॉपर का है, ठीक है। अगर तुम इसको कट कर रहे हो ये जो पार्ट बना वो तो कॉपर का ही है ना, तो जो रेजिस्टिविटी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। आपको ये बात याद रखना है कि अगर लेंथ कम करने या एरिया बढ़ाने घटाने से या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने घटाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द वायर, मतलब ये मटेरियल ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। सो हियर आंसर इज लेंथ।
Resistance of a conductor is directly proportional to length. So moving to next question. Before this हम लोग ये बात एक बार और देख लें अच्छे से कि रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए. Suppose there is a wire of length L. Suppose there is a wire of length A and cross sectional area A. And अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ऑब्वियस है कि एरिया क्या होगा, कम होगा, कि वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए ना. अगर आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसका जो नया लेंथ होगा L डैश वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. बट एरिया क्या होगा, एरिया भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है. तो मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस R है, इसका वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R डैश. ठीक है, तो आपने क्लास 10 में इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा किया होगा. अगर इस लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इस एरिया को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिर एक क्वेश्चन रेडियस पर भी आता है कि रेडियस को घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या होगा. रेडियस को घटाओगे बढ़ाओगे बाबू आपका एरिया क्या करेगा, चेंज करेगा, और एरिया चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या है, उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन डील करते हैं इसमें. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी. इस सर्किट में आपको बताना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा. तो आप स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर these three resistances are in parallel, और आपको मैंने बता रखा है कि for parallel combination R equivalent is R by N. R equivalent is R by N. ये कब होता है, जब रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हो वो क्या हो, इक्वल हो. सपोज 3 ओम इसका भी है, 3 ओम इसका भी है और 3 ओम इसका भी है. तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है, ये सब करने का जरूरत नहीं है. अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, या 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो या n हो, तो आप क्या यूज करोगे, R equal to R by N. So इन तीनों के बदले हम क्या लगा सकते हैं, R equivalent equal to 3 by 3 and R equivalent is 1 ohm for this part. ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इस सर्किट को रिड्यूस करें. यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स 1 ohm, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया 1 ohm. 3 by 3 is 1 ohm and this is also 1 ohm. Okay, and potential given as 6 volt. विवेक बंद कर दो, 6 volt. So students, current, you have to find current. So as you can see here, these three resistances are connected in series. So for series combination, R equivalent is R1 plus R2 plus R3, and in this case all the given values are equal. So you can use R equivalent equal to NR for series combination. कब यूज करते हैं, जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया हो, इक्वल दिया हो. तो यहाँ पर क्या तीनों का वैल्यू इक्वल है, 1 1 1 NR कितना है, 3 हो गया, 3R, 3 into 1 3 हो. आप बोलो इससे कितना क्यों करा रहे हैं, हम लोग तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, R1 plus R2 plus R3 1 plus 1 plus 1. इतना टफ थोड़ी है. नहीं, आपका बात सही है, बहुत सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंसेस आ जाते हैं, मान लो 2 ओम है, ऐसा 20 या 19 ले ले, तो आप जोड़ेंगे थोड़ी 2 2 2 इस तरह से. आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो NR. अच्छा, R क्या है 1 और N कितना है 3, तो 3 ओम हो गया. मतलब इन तीनों के बदले हम क्या लगा सकते हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस. ठीक है, फिर आप ओम फ्लो लगाओ, V इक्वल टू IR. ठीक है, यहां से आपका I मिल गया V by R and V given as 6 and R is your R equivalent. 6 by 3 is 2 ohm. So 2 ampere. 2 ampere. So your correct option is 2 ampere. Your correct option is 2 ampere. So students, moving to the next question. The resistance of a wire is, this is very good question. The resistance of a wire is 4 ohm and if length of wire is made double and area of cross section is made half, then the new resistance will be. अगर मैं इस लेंथ को डबल कर दूं और एरिया को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा.
अब सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जो रो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, डायमेंशन पे, ठीक है। तो r इक्वल टू रो l बाई a। आप इनिशियली बोल सकते हो कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ है वो l है, ये जो वायर है इस वायर का लेंथ सपोज करो कि a l है और इसका एरिया एज्यूम करो कि a है एंड रेजिस्टेंस गिवन फॉर दिस वायर इज r। सपोज कि मैं इस लेंथ को डबल कर दूं तो एरिया तो ऑब्वियस है कि हाफ होना चाहिए और ये आपको क्वेश्चन में दे भी दिया है, ठीक है। तो मान लो मैं इसके लेंथ को डबल किया इस तरह से, इसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। ये लेंथ आपका 12 हो गया एंड दिस एरिया इज यू नो a/2, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ और एरिया पे। तो सपोज r इज गिवन एज 4 ओम, 4 इक्वल टू रो l बाय a, l इज l and a is 8, यहाँ पर रो l by a का वैल्यू क्या रखो 4। फाइनली आप क्या लिखोगे, फाइनली l dash is 2l and new area is a by 2, so new resistance r dash is रो को रो रखना है, क्यों, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है y डायमेंशन पे, और l dash by a dash, ओके। रो l dash is 2l and a dash is a by 2, तो 2 ऊपर गया बाबू, क्या हो गया न्यूमरेटर में 4 रो l by a। so students as you know रो l by a is given as 4 and this is also 4 into 4 is 16 ohm, so r dash is 16 ohm। ये 16 ohm क्यों हुआ, क्योंकि आपने लेंथ को डबल किया है और एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया है। so correct option is b। so students आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और ये वो 10 क्वेश्चंस हैं जिनका हायर चांसेस है या आपके स्टेज 1 में मतलब आने का काफी चांसेस है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के और सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं लगना चाहिए कि सर ये थोड़ा क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आपके इसी स्टेज 1 में यही पेपर बनने वाला है, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग इससे थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, कि हो सकता है कि उससे लेवल थोड़ा बढ़ जाए इसका। तो अगले क्लास में हम लोग और भी 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और अभी आपका मेंटर वीडियो क्लास कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, 10 मिनट में। बाय एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। अभी थोड़े दिन बचे बस अपने एग्जाम्स में, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। Well, मैं आपका मैथ्स as well as मैथ्स फैकल्टी, so right now we are going to discuss some aspects of both mathematics and math। आपको एक लॉजिकल एस्पेक्ट देने के लिए काम आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए काम आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एनटीएस क्वालिफाई करने के लिए। ऑलराइट, अभी आपको पता ही है मैथ और सेट दो पेपर होते हैं, जिसमें कि सेट में आपका मैथमेटिक्स आता है 20 मार्क्स का एंड मैथ में आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको मिक्स प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स रहता है, कुछ आपने जो क्लास 1 to 10 जो बेसिक आइडियाज लिए हैं चीजों के, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ देम। सो हम लोगों ने बचपन में क्या कुछ सीखा है उसके बारे में आज पहला क्लास है, दैट इज व्हाई मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाने जा रहा हूं, लेकिन आपको एक आइडिया देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जरूरत है प्रिपरेशन करने की। सो नंबर सिस्टम, नंबर्स जैसे मैथमेटिक्स या फिर मैथ ऐसा कुछ सवाल आता है दिमाग में तो नंबर जरूर ख्याल आता है। अभी नंबर सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ नंबर्स बनाया गया, जैसे काउंटिंग करना है अपने को, तो उसके लिए अपने को जरूरत है एक सिस्टम बना लेने की, है ना। सब लोग अगर एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज इंडिया में कुछ हो रहा है, अफ्रीका में कुछ हो रहा है, तो उससे एम्बिग्यूटी बढ़ेगी। परफेक्ट। तो जो नंबर सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। We are studying decimal number system। हम लोग जो बचपन से आज तक पढ़ाई किए हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाई की है, आप सब बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। डेसिमल स्टैंड्स फॉर 10, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं, इनसे ही मिल करके नंबर्स बने। जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट किए तो इस तरीके से 9 तक पहुंचे, फिर सारा डिजिट खत्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स चालू कर दिया, 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग कहां तक पहुंचे, 99 तक पहुंचे। 99 पर अपना सारा 2 डिजिट भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट्स होगा, 100 समथिंग लाइक। अब
टू 999 इस तरीके से चलते चला जाएगा। जरा सोचिए बच्चों कि अगर अपने पास एक ऐसा नंबर सिस्टम हो जिसमें 9 डिजिट ना हो, 10 डिजिट ना हो, मान लीजिए कुछ 2 3 4 डिजिट ही, लेट अस सपोज 3 डिजिट, तो उस वक्त काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, बस इतने ही डिजिट है ना, 3 तो अपने पास है ही नहीं। ठीक है, समझिएगा बात को। मैं एक ऐसे नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें 10 डिजिट ना हो करके, 10 डिजिट ना हो करके सिर्फ 3 ही डिजिट है अपने पास। ऑलराइट, तो अभी 2 के बाद 3 तो आएगा नहीं क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा? जैसे यहाँ पर हो रहा था 9 के बाद 10, क्यों आ रहा था? क्योंकि अब 9 तक सारा डिजिट खत्म हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट चालू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट चालू होगा। अभी 2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 2 डिजिट है नंबर 1। ठीक है, 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, हम लोगों के पास इनफाइनाइट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं। इनफाइनाइट नंबर सिस्टम्स वी हैव, ऑलराइट, आउट ऑफ व्हिच वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग आमतौर पर, आप किसी दुकान में जाते हो, वहां पर किसी से कुछ लेना देना है तो पैसे का आदान प्रदान हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। सब कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। वहीं पर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो वो कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करता है? वो डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो नहीं करता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम फॉलो करता है। दैट मींस कंप्यूटर्स नो ओनली 0 and 1, ऑलराइट, एंड देन अभी सारा डिजिट खत्म हो गया ना, तो अगला क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। कंप्यूटर को बोलोगे चलो कंप्यूटर करो काउंटिंग, तो क्या बोलेगा? 0 1 1 के बाद 10 बोलेगा वो, क्योंकि उसके पास 2 है ही नहीं। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग। In case of any doubt, you can raise your hand and you may ask your concern doubt. All right, so नंबर सिस्टम्स में वैसे तो अपने पास बहुत सारे तरह के नंबर्स हैं, आप जानते हो, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, सबका फॉर्मेट भी आपको क्लास 10th में पहले चैप्टर में पढ़ना है। ऑड नंबर्स का फॉर्मेट 2k+1 होता है, इवन नंबर्स का फॉर्मेट 2k होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम आर फेवरेट to all mathematician, to all group of mathematician. रामानुजन बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे प्राइम नंबर्स पे, एंड एनटीएससी में भी अक्सर आपको प्राइम नंबर से जुड़े हुए सवाल आते रहते हैं। अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ को कंफ्यूजन भी रहता है। एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, ऐसे करके अगर आपने डेफिनेशन सीखा है तो मैं बता दूं गलत है। एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, ये गलत डेफिनेशन है। आपको एनटीएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एकदम चीजों को एग्जैक्टनेस के साथ करने की जरूरत है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ऑलराइट, प्राइम नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। अभी उस वाले डेफिनेशन में क्या गड़बड़ी है? जैसे 1 को ले ले, तो 1 को ले ले, तो 1 का एक फैक्टर 1 है और वो खुद है, तो इस हिसाब से 1 प्राइम नंबर हो जाएगा उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए क्या है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ऑलराइट, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। इरेजर कहां से है? ये चलिए कुछ प्राइम नंबर्स लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्राइम नंबर, आई थिंक सब बच्चों ने बोल दिया है, हालांकि मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन आप सबने बोला है, मुझे समझ में आ गया। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहला प्राइम नंबर 2। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से? 2 से करेंगे। एंड देन 3 भी प्राइम नंबर है। 4 है क्या प्राइम नंबर? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ये अगर 2 नहीं होता तो शायद ये भी प्राइम हो जाता, लेकिन अभी है। 5 अगला प्राइम नंबर है। ऑलराइट, 7 अगला प्राइम नंबर है। ठीक है, 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 का एक से फैक्टर, 10 11 है प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। पहले अप टू 100 तक का प्राइम नंबर लिख सकते हो। बहुत आसान काम है, लेकिन आपको इससे क्वेश्चंस रहेंगे अप टू 100 प्राइम नंबर्स। सो देयर इज अ वर्क फॉर यू अप टू 100 प्राइम नंबर्स। 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको लिखना है। ऑलराइट,
100 तक का प्राइम नंबर लिखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो अभी आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। रोशन रोशन, व्हाट रोशन, प्लीज आस्क। Sir, if any number has exactly two factors, then it is said to be prime number. Then if we take sir negative number, then why we not say that they are prime? वेरी गुड, Suppose -8. ये इसका एक्सटेंशन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली टू प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स ही होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओनली नेचुरल नंबर्स कैन बी प्राइम नंबर। ऑलराइट, सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही प्राइम नंबर हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चे समझ जाएंगे। ये मैंने बात अभी बोला कि आप लोग डेफिनेशन के एग्जैक्टनेस की तरफ जरूर जाइए। तो आई वांटेड कि किसी का डाउट होता है ऐसा, ठीक है, कि दो फैक्टर तो नेगेटिव नंबर्स पे भी होते हैं, ऑलराइट, तो क्यों नहीं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर सिर्फ वैसे ही नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आप सब बच्चे जानते हो, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वैसे नंबर्स जिनकी हेल्प से हम लोग काउंटिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3, ऑलराइट, आई होप योर डाउट इज क्लियर। Okay, let us move forward. So co-prime numbers और relative prime number। अभी देखो एक और आपको मैं फर्मा नंबर के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ प्राइम नंबर ही देता है, सारा प्राइम नंबर नहीं देता है। आप लोग चेक करना, इसे लिख लेंगे आप, सारा प्राइम नंबर नहीं देगा, लेकिन ये जो नंबर देगा वो प्राइम नंबर ही देगा। कहने के लिए अगर n की जगह पर हम लोग 0 रखें तो क्या आ जाएगा वैल्यू बच्चों, 2 का पावर 2 उसका पावर 0 प्लस 1। लेट अस कैलकुलेट, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 कितना 1 प्लस 1, ऑलराइट, 2 का पावर 1 2 प्लस 1, ऑलराइट, इट इज 3। f of 0 मतलब हमने n की जगह पर 0 रखा, फॉर्मा नंबर में n की जगह पर 0 रखा, तो क्या आ रहा है अपने को 3 प्राइम नंबर। अभी n की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, n की जगह पर 1 रखा, तो क्या आ जाएगा, आप सब बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया मन ही मन में, f1 बराबर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। f2 कैलकुलेट करते हैं, f2 कैलकुलेट करते हैं, 2 का पावर 2 कितना आ गया प्लस 1, टू का पावर 2 प्लस 1, ऑलराइट, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 का पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया ना, 2 का पावर 4 प्लस 1, 2 का पावर 4 16 होता है। देखो ये जो भी नंबर देगा वो प्राइम ही देगा। मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारा प्राइम नंबर नहीं देगा, लेकिन जो देगा वो प्राइम ही देगा, ठीक है, ऑलराइट। तो आप चलो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इस तरीके का कुछ फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पहचान में रहेगा, ऑलराइट, क्लियर है। अभी एक प्राइम नंबर के अलावा एक डिफेक्टिव नंबर भी होता है। नंबर सिर्फ प्राइम नहीं होता है, नंबर डिफेक्टिव भी होता है। तो ये आपका काम है, डिफेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं इसको पता करके आप, डिफेक्टिव या फिर डिफिशिएंट नंबर्स, ऑलराइट, डिफिशिएंट नंबर्स। बहुत सारे तरह के नंबर्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, मैं सारा कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, कुछ आपको खुद की तरफ से इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। अगर इंटरेस्ट आए तो आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, नंबर्स का दुनिया बहुत जबरदस्त है। ओके, लेट अस कम टू को-प्राइम। आई थिंक फर्मा नंबर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट राइट इट डाउन एंड वर्क अपॉन इट, ठीक है। आप f of 5 f of 6 ये सब निकालने का कोशिश कीजिए, आप बड़े बड़े प्राइम नंबर्स निकाल लोगे। इसी की हेल्प से एक प्रूफ होता है कि देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। दुनिया में कितने प्राइम नंबर्स हैं, सब बोल देंगे अनंत प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, फर्मा नंबर की हेल्प से। एक और बात, फर्मा नंबर जो देता है, फर्मा नंबर ये प्रूफ हो चुका है कि फर्मा नंबर से जो नंबर्स अपने को मिलता है वो रिलेटिवली प्राइम होता है, वो रिलेटिवली प्राइम ही होंगे, पक्की बात, ठीक है।
ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है मैथमेटिक्स के सिलेबस में, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रूफ होता है वहां से कि रिलेटिवली प्राइम नंबर निकलता है फार्मा नंबर से, और चूंकि बहुत सारे नंबर्स निकलते हैं तो वहां से फिर आ जाता है कि अच्छा टोटल इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स अपने पास हैं। ओके, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक ही शब्द है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो प्राइम नंबर्स ही को प्राइम हो सकते हैं। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कोई दो प्राइम नंबर है वही को प्राइम होगा, ठीक है, बस ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। अगर कोई नॉन प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर नहीं है, जैसे लेट अस सपोज 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, लेकिन 4 और 5 जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, इसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। इस कंडीशन को जो दो नंबर्स फॉलो करेंगे वो को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर ओनली प्राइम नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम और समथिंग लाइक दैट, तो क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पर सिर्फ यही वाला कंडीशन, सिर्फ यही वाला कंडीशन, नथिंग एल्स। ऑल्दो यहाँ पर प्राइम वर्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी जो प्राइम नहीं है वो भी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम के ग्रुप में आ सकता है। ऑलराइट, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ एनी डाउट डोंट हेजिटेट। ओके, रेशनल नंबर्स क्लास 7 या 8 में आपकी मुलाकात हुई थी रेशनल नंबर्स से। another very interesting category of rational numbers, of real numbers, rational numbers। rational numbers को पहचानने का ये तरीका है, इसका ये फॉर्मेट होता है p by q का, ठीक है, जो नंबर्स इस तरीके से दिख जाएं, ठीक है, जो नंबर्स इस तरीके से दिख जाएं, इस फॉर्मेट में दिख जाएं, वो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है बच्चों कि आपको कंडीशन पता होना चाहिए p और q पर। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे 1/√2 भी तो इसी फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ये प्राइम, ये रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ p एंड q आर नॉट इंटीजर्स है, p और q दोनों को इंटीजर भी होना मानता है। ऑलराइट, अभी p और q दोनों इंटीजर है तो क्या 1/0 रेशनल नंबर है? नहीं, 1/0 रेशनल नंबर नहीं। डिनोमिनेटर में जब कभी भी 0 आ जाए, ये जो फ्रैक्शन है बच्चों, ये फ्रैक्शन जो है इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि 2 से 1 को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा और मैं पिक्टोरियल मोड में चलूं तो अपने पास एक रोटी है और रोटी नहीं टेस्टी लगता है क्या, चलो पिज्जा है, एक पिज्जा है और 2 लोग हैं, 2 पीपल हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोगों में एक पिज्जा बांटना है, ठीक है, बराबर बराबर बांटना है। तो क्या ये एक पिज्जा का टुकड़ा एक लोग के पास चला जाएगा, ये दूसरा पिज्जा का टुकड़ा दूसरे के पास चला जाएगा, आधा आधा मिले, जितना जितना मिला वही इसका वैल्यू होता है। ऑलराइट, सो लेट अस सपोज नाउ कि एक पिज्जा है और 0 लोग हैं, 0 people are there, can we divide one pizza among 0 people? नहीं ना, ये irrelevant है, ये मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं कि एक रोटी या एक पिज्जा को 0 लोगों में, हाँ 2 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, 10 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। रेशनल नंबर होना तो बहुत दूर की बात है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। Alright, so these 3 conditions are to be kept in mind while dealing with rational numbers anywhere. Alright, एक और चीज है बच्चों, रेशनल नंबर्स में 2 तरह के रेशनल नंबर्स होता है। एक होता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है? जब कभी भी रेशनल नंबर के बारे में बात की जाएगी तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के बारे में ही बात की जाएगी। और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं रेशनल नंबर बोलूं और वो नॉन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है? ये जो फॉर्मेट ऑफ p by q है ना, ये इन लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए, ये इन लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए,
इसी चीज को मैं एक दूसरे भाषा में ऐसे करके लिख सकता हूं कि एक चौथा कंडीशन में डाल दूं कि HCF ऑफ P and Q is equal to 1. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, तब जाकर वो रेशनल नंबर हो पाएगा, मतलब स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो पाएगा, मतलब P and Q should be co-prime. ऑलराइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने को-प्राइम को सीखा, ये दोनों को-प्राइम होने चाहिए. ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज anybody, any doubt? Okay. हाँ बच्चे. Alright, so अभी देखिए क्या है कि रेशनल नंबर्स को ना कई बार वो P by Q के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, कई बार वो अलग तरीके से दिखेगा. तो अभी उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि एक रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं. तो यही दो तरीके से हम लोग किसी भी रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको इस वर्ड को ही समझ लेना है. टर्मिनेट से बना है ये, टर्मिनेट. टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, खत्म हो जाना. ऑलराइट, ऐसा नंबर जो कि खत्म हो जाए, रुक जाए, बस यही तक है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे स्टेशंस के नाम, रेलवे स्टेशंस के नाम होते हैं इस तरीके से, शिवाजी नगर टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल, इस तरीके से उसका भी कुछ सेम कॉन्सेप्ट होता है. ऑलराइट, सो लेट अस कम टू नॉन टर्मिनेटिंग, जो नहीं रुकता है, जो नहीं रुकता है. ठीक है, जैसे 1.50 एंड सो ऑन. इस तरीके से कुछ ना कुछ आते ही चला जा रहा है. एक बहुत बढ़िया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है 3.14126 और आते ही चला जाता है. इसका कुछ वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, पाई. ऑलराइट, पाई जिसे आर्यभट्ट खोजा जाता है, ये सर्कल में सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, कभी भी नहीं रुकता है, जिंदगी भर चलता चला जाएगा. आप चाहो तो पूरे लाइफ टाइम एक काम कर सकते हो कि पाई का वैल्यू निकालते रहो. ठीक है, तब भी आप नहीं निकाल पाओगे. ऑलराइट, सो दिस इज द नेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. दीस आर रियल नंबर्स, दीस आर रियल नंबर्स. ये सही में असली में है, अस्तित्व में है, ये असलियत में है. ऑलराइट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई भी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर, कोई रियल नंबर दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और आपको बोला कि मैं रियल नंबर हूं, तो आप बोल सकते हो तुम या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो. ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई रियल नंबर से आपकी मुलाकात हुई और बोला कि मैं ना ही टर्मिनेटिंग हूं ना ही नॉन टर्मिनेटिंग. नहीं पॉसिबल, झूठ बोल रहा हूं. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है. एनी रियल नंबर कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. इट कैन नॉट बी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग. साथ ही साथ इट कैन नॉट बी बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो टर्मिनेटिंग है साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो कोई नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा. इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे. कोई नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा. इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी आगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक और बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. हम लोगों ने इसी को लास्ट स्लाइड में क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस कि वेदर दे टर्मिनेट और नॉट. बट इन दिस स्लाइड वी विल क्लासिफाई a real number, decimal representation of a real number according to the basis whether real numbers are repeating, decimal representation of a real number are repeating or non-repeating. So let me explain. Any real number can either repeat or not repeat. First we will understand what repeating means. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे 5.71 71 71 71 71 71 71 71 71 जिंदगी भर ऐसे ही होता है. तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक खास पैटर्न में नंबर्स रिपीट कर रहे हैं. ऑलराइट, हालांकि अपने पास तो 10 ही डिजिट है
तो नंबर्स तो रिपीट करेंगे, क्योंकि वो अगर वो रिपीट करेंगे ही, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है 5.781037178, यहाँ पर अगला नंबर क्या आने वाला है पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न में नंबर नहीं रिपीट कर रहा है, इस वजह से मैं इसे कहूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर नंबर्स रिपीट कर रहा है, 7 आ रहा है, दूसरी बार आया, तीसरी बार, लेकिन फिर भी मैं इसे नॉन रिपीटिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पैटर्न में रिपीटेशन हो रहा है, इस बात को आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अभी जैसे कि लास्ट नाइट में हम लोगों ने देखा कि कोई रियल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स जो है, जो मैंने एग्जांपल दिया है रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग में, दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग ही है, दोनों में खत्म नहीं हो रहा है, डॉट 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 डाला हुआ है दोनों में, ठीक है। तो एनी नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग कैन बी रिपीटिंग, कैन बी नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, एनी नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग can be repeating, can be non-repeating. All right, are you getting my point? कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, अगर टर्मिनेट करेगा तो रिपीट करेगा, फिर रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा, फिर रिपीट नहीं करेगा। इसमें से एक क्लास ऑफ नंबर्स अपने पास क्या-क्या नंबर्स मिल गए अपने पास, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या हो सकता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ जाए, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग आ जाए। आप सब बच्चे जानते हैं इसमें से कोई एक कहलाता है रेशनल नंबर, इसमें से कोई एक दिखने में लगे कि रेशनल नहीं है, लेकिन वो रेशनल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें से एक ऐसा कैटेगरी है जो कि होता है इररेशनल नंबर, ठीक है, जो कि होता है इररेशनल नंबर, तो ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। आई थिंक आई प्रूव ऐसे नंबर्स जो ना टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं, वैसे नंबर्स क्या होता है बच्चों, इररेशनल नंबर। इसके अलावा बाकी सब रेशनल नंबर्स होते हैं, इसके अलावा बाकी सब रेशनल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, लेकिन अपने को दिक्कत इसमें है, ये तो ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इररेशनल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वैसा नंबर जो रिपीट कर जा रहा है तो उसको हम p by q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखिए बात को समझना है। अभी क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट करते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने इससे पहले बोला कि जो p by q के फॉर्मेट में होते हैं वही रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब बात साफ है, अगर मैं दोनों जगह पे सही हूं, मैं इसे रेशनल नंबर कहते वक्त भी सही हूं, इसे भी रेशनल नंबर कहते वक्त सही हूं, तो इसका मतलब है कि इसको तब्दील करके इसमें लिखा जा सकता है। सो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एमटीएससी ने पूछा है। सो नाउ वी विल बी कन्वर्टिंग these type of repeating and non terminating number into the form of p by q. I hope कई सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट पर आएंगे, लेकिन आपको मैं ये करके एक बार बता देता हूँ। मान लो कि 1.515151 इस तरीके से आ रहा है, इसके ऊपर बात करके लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि 1.515151 आगे चला रहा है, तो इसको अगर अपने को p by q के फॉर्मेट में करना है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x ले लेंगे, ठीक है, x is equal to 1.5 और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, बट आई हेट शॉर्टकट। ऑलराइट,
math itself is a shortcut, so try not to use shortcut. आप चीजों को as it is करें, अपने आप आपके दिमाग में शॉर्टकट बनते चला जाएगा। 10x is equal to 15.1511 इस तरीके से होंगे। 100x is equal to क्या हो गया बच्चों? एक और डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 151.5151 इस तरीके से आ जाएगा। ऑलराइट, अपने पास x एक नंबर था 1.515151 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है ना कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा तब तक। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें यही काम करना है, 10 से तब तक मल्टीप्लाई करना है, 10 से तब तक मल्टीप्लाई करना है। आप प्रैक्टिस के दौरान ऐसा करेंगे, करते करते आपको एक तरीका मिल जाएगा जिससे कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि डेसिमल के बाद कहीं दो पर एक जैसा ना हो जाए। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नहीं रुक गया। क्यों नहीं रुक गया? क्योंकि डेसिमल का 1515 इस तरीके से है, यहाँ पर डेसिमल का 5151 है, ठीक है। मैंने एक बार और मल्टीप्लाई किया तो एक इधर आ गया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो 151.5151। अब ये दोनों को देखिए सेम है, ये दोनों को देखिए सेम है। अभी सेम लाने का मेरा मकसद क्या क्यों था, क्यों मैं सेम लाना चाह रहा हूं? क्योंकि जब मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान करके 2 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 100x - x 99x is equal to 151.5155 minus 1.515। आई होप ये आप लोग समझ सके, ये 150.0 होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद सेम है, हालांकि आप आर्गुमेंट कर सकते हो इस तरीके से कि सर इधर ही से तो 51 आपने लाया है तो फिर तो इधर कम हो गया ना। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ समथिंग वी कॉल इंफिनिटी। इंफिनिटी वो चीज होता है जो हमारे पहुंच से बाहर होता है, ठीक है। तो वो इंफिनिटी को हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा एनालॉजी यहाँ पर आप समझ सकते हो, समुद्र में से एक गिलास पानी निकालो, क्या समुद्र का पानी का लेवल कम हो जाएगा? क्या नहीं, कुछ वैसी ही बात है। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 150/99। x का वैल्यू क्या आ गया? 150/99। अभी देखो आपने x किसको कंसीडर किया था 1.51 के बाद, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 150/99। मतलब हो ना हो 1.51 का बार जो है वो 150/99 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? 50/2 के फॉर्मेट में आ गया। आप लोग यही मेथोडोलॉजी यूज करेंगे फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इसमें वेरिएशंस आता है एंड आप लोगों ने बचपन में इसे किया भी है। सो फॉर नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे डिलीट करने वाला हूं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्राइम नंबर्स आपको निकालने में मदद मिलेगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सब बच्चों को आता है, सब बच्चों को आता है, ठीक है। लेकिन 2 का आता है, 3 का आता है, ठीक है। Being student of NTSC, if you are going for NTSC, then you must know the divisibility criteria of 7 and 11. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कौन स्टूडेंट हैं? हाँ बच्चे, आप में से किसी को डाउट हो बोलिए। और टाइम दीजिए, वो बोलेगा। आराम से बच्चे बोलो, क्या डाउट है? डाउट रहेगा तो आप बोल सकते हैं, निसंकोच, and your doubt are most welcome. In fact, I learn from your doubts. Okay, so divisibility test. Test of a number divisible by 7 and 11 should be kept in mind. 2 का पता है सब बच्चों को, यूनिट प्लेस पर होना चाहिए इवन नंबर। यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऑलराइट, 2 से डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया एक पता है सब बच्चों को। 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जोड़ करके सारे डिजिट्स को जोड़ करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ऑलराइट, 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को उठा लो। 5 1 7 8 5 1 9 9 इतना भी बड़ा नंबर लिख दो, ठीक है। आखिरी के 2 नंबर्स
आखिरी के दो नंबर्स ऐसा लिखो जो 4 के पहाड़ा में आ जाए, 4 के टेबल में आ जाए, ठीक है, जैसे 16, 20, 24, 28, तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? आखिरी के दो नंबर को चेक करना है कि वेदर these two नंबर कंबाइंड, ऐसा नहीं कि 6 को अलग 1 को अलग या फिर ऐसा 16 पूरा का पूरा होगा या फिर 20, ये सब क्या है, ये सब 4 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है बच्चों, चेक करके देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि यूनिट प्लेस पर 5 रहना चाहिए, इधर कुछ भी लगा दो, ठीक है, इधर कुछ भी लगा दो, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से डिविजिबल है। साथ ही साथ यूनिट प्लेस पर 0 है, वो भी 5 से डिविजिबल है। तो any number which is divisible by 5 contains 0 or 5 at its unit place. Alright. 6, ये कॉमन सेंस की बात है, 6 से डिविजिबिलिटी कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। आप जरा सोचिए, दिस इज समथिंग वी कॉल द कांसेप्ट ऑफ LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलराइट, देखिए जरा 2 के टेबल में क्या है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 एंड सो ऑन। 3 के टेबल में क्या है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 एंड सो ऑन। देखिए वैसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, वो कौन से नंबर्स हैं बच्चों? देखो ये नंबर्स कॉमन है 6 और यहाँ पर अगला 12 आ जाएगा, 12, ये सब कॉमन नंबर्स हैं, आप लोग समझ सकते हो। ये खाली आपको 6 में यूज नहीं करना, ये जिंदगी भर में हमेशा यूज करना है, ये वाला चीज, ठीक है। आपको बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे मान लो कि आपने चेक कर लिया है, कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपने चेक कर लिया है। अगर कोई नंबर 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 36 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, पक्की बात, ठीक है। कोई नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। इन सब का एक नंबर थ्योरी में प्रूफ भी है, लेकिन वी विल नॉट गो फॉर प्रूफ, दैट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च, पीएचडी में आपको वो सब मिलेगा। 7, वेल 7 के लिए क्या करना है बच्चों? अगर कोई नंबर है अपने पास, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, 7 के लिए क्या करना है? सेवन के लिए क्या करना है? कोई भी नंबर है, मान लो कि 231 है, ठीक है, चलो 221 ले लेते हैं, डिविजिबल नंबर लेते हैं, 221, ठीक है। अभी क्या करना है, इस नंबर को डिविजिबल नंबर तो 7 से डिविजिबल क्या है, 221 से डिवाइड करना है, 7 3 21 1 1 7 1 7, 4 बच रहा है, 4 घटा देते हैं इसमें, 217 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 217 7 से डिविजिबल, और बड़ा नंबर अगर आप लेना चाहो तो क्या कर सकते हो, 2151, इसको डिवाइड करो 7 से, कितना हो गया, 7 3 21, 0 5 आ गया, नहीं लगा 0, फिर 1 आ गया, 7 7 49, ठीक है बच्चों। तो ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 2149 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 के डिविजिबिलिटी में, अभी जो यूनिट प्लेस पर नंबर है, ठीक है बच्चों, उसको उठा लो, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 9 है, तो क्या करना है, इसका डबल कर दो, यूनिट प्लेस का, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट प्लेस का नंबर डबल कर दो, ठीक है। 7 है, यहाँ पर 9 है, इसका डबल कितना हो जाएगा 14, और इसका डबल कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसका डबल हो गया 18, यहाँ पर 14, तो 21, यहाँ पर जो नंबर्स बचे, यहाँ पर क्या बचा 214, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18,
इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 14। मैं दो एग्जांपल एक साथ लेकर के बता रहा हूं सो दैट आप क्लैरिटी के साथ समझ। ठीक है, ये क्या आया 7 आया, ये क्या आया बच्चों 196 आया। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये जो नंबर आया ये 7 से डिविजिबल है। चेक कीजिए क्या ये नंबर जो आया 7 से डिविजिबल है। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये नंबर ओरिजिनल नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर इसका जवाब ना है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ऑलराइट, क्या करना है आपने किसी भी नंबर को चेक करना है कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। यूनिट प्लेस उठा लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रिमेनिंग नंबर से, ऐसा नहीं पूरे नंबर से, रिमेनिंग नंबर से। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बदले में जो नंबर मिलेगा, ठीक है, बदले में जो नंबर मिलेगा उसको अब देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है। अभी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर तो ठीक है 7 से सीधा डिविजिबल दिख रहा है। ऑलराइट, तो मैं कह दूंगा कि 217 इज डिविजिबल बाय 7। लेकिन 196 के केस में, 196 के केस में तो मुझे फिर से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फिर से लगा सकता हूँ सेम रूल। कहने का मतलब कि 196 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, इस बात का पता लगाने के लिए फिर से वो काम करूंगा। 6 को उठा लिया, डबल किया, 12 आया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग नंबर में से 7 आया, 7 डिविजिबल बाय 7 है। इसका मतलब 196 डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब 2149 डिविजिबल बाय 7 है। तो इस रूल को आप बार-बार अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े नंबर्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, बड़े नंबर्स के लिए भी रिलेवेंट है, आपको 2 3 4 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो लेट अस चेक वन मोर नंबर whether this number is divisible by 7 or not. ऑलराइट, चलो पहले एक्चुअल डिवीजन करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 गुना 14 बचा 1 11, 7 इकाई 7 बचा 4, 4 और 7, 7 6 42, 5 58 बचा, 7 56 हाँ 21 4 41 बच रहा है क्या? 41 बच रहा है, ठीक है। 7 बचे 35, इससे हम 6 सब्ट्रैक्ट करें तो इसको मैं 45 ले लूं। ठीक है, 1517845। चेक कीजिए ये नंबर 7 से डिविजिबल है। रूल लगा करके चेक कीजिए सब बच्चे, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लेकर के चेक कीजिए ये नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या करेंगे बच्चे, 5 ले लीजिए, इसका डबल कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए रिमेनिंग नंबर में से। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सीखते ही कंपटीशन में आगे हो गए, क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है। इसको आपने सीख लिया, इसका मतलब आप कंपटीशन में आगे हो गए। चांसेस आर देयर कि आप क्वालीफाई करके 1500 रुपए 2000 रुपए का मंथली स्कॉलरशिप उठा लें। ऑलराइट, तो 5 का डबल कर लिया हो तो रेज योर हैंड्स, बताइएगा ना अगर तुम कर लिया हो। ऑलराइट, टाइम लगेगा, कीजिएगा आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। 15 17 84 में से 10 हटा दो, कितना आ गया 15 17 74। 4 को उठाओ, डबल करो, 8 आ गया, घटा दो 9 6 1 5 1। 9 को उठाओ, डबल करो, घटा दो, कितना आ गया 8 0। रोशन कर दिया, और कोई रोशन, वेरी गुड रोशन, कीप डूइंग गुड वर्क। चौदह सौ 8 उठा लिया, डबल कर दिए, 16 आ गया, 149 में से 16 घटा दो, 133। 3 उठाओ, डबल करो, 6 घटाओ, 7 आ गया ना, 7 से डिविजिबल। All right, I hope things have been clear to all of you. So, any number can be tested
using this methodology whether it is divisible by 7 or not. All right, 7 का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 का सीखने के बाद ही आप 11 का सीख सकते हो. ओके, सो 11 में क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 से कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को, उसके लिए क्या है आप लोग खुद से करेंगे. ये होमवर्क है आप लोगों को 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता करके उस पर 2-3 क्वेश्चंस करना है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, 11 का आप लोग खुद पता करेंगे. 11 का पता करेंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी. क्या है ना कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ 215 का पावर 8452 क्या होगा. नहीं, क्या होगा नहीं पूछता है, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा. ठीक है, तो उसको पता करने के लिए we will use concept of cyclicity. कोई भी नंबर का जब हम कितना भी पावर करते हैं, ठीक है, तो वो एक साइकिल को फॉलो करता है. क्या मतलब हुआ इस बात का, चलो चेक करते हैं. अपने पास नंबर यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ सकता है, यहां तक आ सकता है, फिर ये 0 आ सकता है यहां पे. ठीक है, तो इसका पावर 1, 0 का पावर 1, 0 का पावर 2, 0 का पावर 3, 0 का पावर 4, 0. ऑलराइट, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1. जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान रखें, ये टेबल समझ में आ रहा है. 2 का पावर 1, 2 ये पावर 1 है बच्चे. यहां पर ये फर्स्ट कॉलम जो है पावर 1, सेकंड कॉलम पावर 2, थर्ड कॉलम पावर 3, फोर्थ कॉलम पावर 4. ठीक है, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 का 6 मैं देता हूं बस. ठीक है, तो यहां देखो 2 4 8 6 वही चीज लिखा हुआ है. अब इसका 2 का पावर 5 दो, 2 का पावर 5 क्या आएगा, 32 आ जाएगा. 16 into 32 आ गया, 32 आ गया. अभी 32 का यूनिट प्लेस क्या है, 2. रिपीट करने लगे, साइकिल में आएगा पावर 2 का पावर 6 64 आएगा, रिपीट करने लगे. 2 का पावर 7 128 आएगा, रिपीट करने लगे. 2 का पावर 8 256 रिपीट करने लगे. अब ये जिंदगी में ऐसा ही चलता रहेगा. 2 के हायर पावर्स को मैं जितने भी पावर्स करूं तो वो क्या होगा, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 8 आएगा या फिर 6 आएगा. इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है. यूनिट प्लेस या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 8 आएगा या फिर 6 आएगा. और भाई बच्चों सिमिलरली 3 के लिए 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 का 7, 3 का पावर 4 81 आ रहा है, 81 का 1. फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, फिर 9 फिर 0, ये चलता रहेगा, जिंदगी में चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लिसिटी लिखी हुई है बच्चों, जो ओरिजिनल कॉलम था जो पहले से स्लाइड में था, उसमें आप देख सकते हैं जो साइक्लिसिटी लिखी हुई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 के बाद ये वापस से उसी साइकिल में आ जाता है. 4 के बाद वापस से उसी साइकिल में आ जा रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 लिखी है, इसका मतलब क्या होगा, चलो चेक करें. 4 का पावर 1 4 का पावर 2 16 का उठा 6, फिर 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64 का पावर यूनिट प्लेस 4, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6. ये नहीं लिखना चाहिए था मुझे, सिर्फ 4 6 लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो अब आगे फिर 4 6 लिखाते ही चला जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है. ठीक है, 5 का साइक्लिसिटी, आप 5 का कोई भी पावर करोगे बच्चे तो आपको यूनिट प्लेस पर 5 ही मिलना है. करके देखो, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625. हमेशा यूनिट प्लेस पर आपको 5 ही मिलेगा, हमेशा आपको यूनिट प्लेस पर 5 ही मिलेगा. 6 में भी हमेशा आपको यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलेगा, चाहे 6 की कोई भी पावर हो उसके यूनिट प्लेस पर आपको 6 मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर 215 का पावर 845 कितना भी पावर को यूनिट प्लेस पर तो 5 ही आने वाला है. हाँ रोशन डाउट बोलो बच्चे. 5 सर 5 आएगा.
5, हाँ ठीक है, वेरी गुड रोशन ने आंसर दिया है इसका कि 5 होगा. Alright, so you can complete this very concept of cyclicity and check these type of questions. Alright, that is it for today. Do complete your homework. कुछ homework वैसा मैंने दिया है चीजों को बस देखने के लिए बोला है. So thank you. We will be meeting again. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.